जानकी अपने बेटे कपिल की शादी गांव के किसान दिनकर की बेटी काजल से करवा देती है। जानकी सरपंच की पत्नी थी। जानकी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जानकी के बेटे कपिल को काजल पसंद थी, जिस वजह से जानकी अपने बेटे कपिल की शादी एक गरीब किसान की बेटी से करवा देती है। अब काजल विदा होकर अपने ससुराल आती है। अरे जानकी, तेरी बहू की मुंह दिखाई क्या ही करूं। इसे तो मैंने ऊपर से नीचे तक देख रखा है, तो तू चेहरे की क्या बात करती है? हाँ हाँ, सही कह रही है। तेरी आंखें चमकती भी तो ऐसे ही है। एक बार तो किसी को देख ले, उसका वजन, कद, रंग, रूप सब बता दे। तभी तो कहते हैं कि बाज की निगाह और विमला की निगाहों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बता, किस काम से आई है? मैं तो यूं ही चली आई। मैंने सोचा जरा जानकी से हाल चाल ले लूं। आजकल तो जानकी गांव वालों के लिए देवी बनी हुई है। एक किसान की बेटी से अपने बेटे की शादी करवा दी। हाँ, यहाँ तो तू ठीक कह रही है। वैसे मेरी बहू भी लाखों में एक है। पूरे गांव में मेरी बहू से सुंदर कोई है क्या? अरे इसी बात का तो तुझे घमंड है। खैर छोड़, तेरे समधी जी आए हैं। कैसे आना हुआ? अरे बता देते, गाड़ी भिजवा देती। अरे नहीं नहीं मालकिन, गाड़ी की आदत नहीं है हमको। हम तो पैदल शहर भी पहुंच जाते हैं। हम तो यहाँ अपनी बिटिया को लड्डू देने आए थे। उसकी अम्मा बनाई है अपने हाथों से। जानकी लड्डू से भरा टिफिन लेकर उसे खोलती है, जिसमें से देसी घी की खुशबू आ रही होती है। लड्डू की खुशबू से जानकी का मन तो लड्डू खाने का कर रहा था, लेकिन जानकी कहाँ अमीर और कहाँ बेचारा दिनकर, एक रोटी के लिए हर दिन संघर्ष करने वाला किसान। और जानकी उस लड्डू का टिफिन लेकर जानबूझकर नीचे गिराते हुए कहती है, अरे रे समधी जी, लड्डू तो गिर गए। लगता है मन से नहीं ला कर दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार मन से बना कर लाना लड्डू। अरे कोई बात नहीं, लगता है किसी की नजर लग गई होगी रास्ते में, ई खातिर ही गिर गया। कोनो बात नहीं, अगली बार जब आएंगे ना तो डब्बे को सही से बंद करके लाएंगे, ताकि गिरने पे भी खुले ना। काजल आंगन में कोई काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर से आ रही आवाज को सुनती है तो उसे उसके पापा की आवाज लगती है। वो जल्दी से बाहर निकलकर देखती है तो दिनकर जानकी से बातें कर रहा होता है। अरे पिताजी, आप कब आए? आइए आइए, अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, वो काम पर जाना है, लेट हो रहा है। ज्यादा देर हो गई ना तो तेरी अम्मा गुस्सा करेगी। तू जानती है ना अपनी अम्मा को। अरे पिताजी, 2 मिनट बैठिए, अपनी बेटी के ससुराल आए हैं, लेकिन आपको जाने की जल्दी पड़ी है। पास में ही तो ससुराल है ना आपकी बेटी का, इसलिए थोड़ी देर बैठ जाइए। बहू, पास में ही ससुराल है तो इसका मतलब क्या तुम लोग का खर्चा पानी भी मैं ही उठा लूं? अरे जाने दे, गरीब लोग मेरे दरवाजे पर बैठेंगे तो बड़ी बदनामी होगी। वैसे ही तेरे बाप को अपने समधी बनाकर मैंने भूल ही की है, लेकिन बेटे के आगे मैं हार गई थी। जी चलते हैं मालकिन, खेतों में जाके सब्जियां तोड़ना है। काजल अपनी सास की बात सुनकर अपने घर में चली जाती है। वहीं दिनकर भी उदास होकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उन दोनों के जाने के बाद पास खड़ी विमला जानकी से कहती है, अरे जानकी, तूने ऐसा क्यों बोला? तेरे घर में किसी चीज की कमी है जो तू घर आए मेहमान को ऐसे जलील करके लौटा रही है? तुझे क्या लगता है कि यह मेहमान दरवाजे पर बैठकर चाय नाश्ता करने लायक है? अरे 4 लोग आएंगे तो कहेंगे पहले तो एक गरीब भिखारी की बेटी को बहू बना लिया और ऊपर से चाय नाश्ता करवा रही है। ये भी बात तेरी ठीक है। कहाँ तू पूरे गांव की सरपंच की पत्नी, पैसों की कोई कमी नहीं है। कहाँ वह एक मामूली सा किसान जो एक वक्त की रोटी के लिए पूरा दिन मेहनत करता है। काजल को अपनी सास जानकी की ये बात बहुत बुरी लगती है कि उसने उसके पिता की मेहमान नवाजी करने के बजाय उसे जलील करके वहाँ से जाने के लिए कह दिया। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज जानकी दिनकर के घर की तरफ से गुजर रही होती है। तभी दिनकर अपनी समधन को देखकर हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करता है और कहता है, अरे मालकिन आप, अरे अहो भाग्य हमारे जो आप इस गरीब के घर पधारे। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ तुझे ये कहने आई थी कि खेतों से सब्जी तोड़ कर लाना है, शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। हाँ मालकिन, अभी बस निकलने ही वाले थे। आप बैठिए ना। अरे भाग्यवान, अरे खाट लेकर आओ। अरे देखो तो कौन आया है। दिनकर जल्दी से अपनी समधन के बैठने के लिए खाट लगाता है और उस पर अपने घर की सबसे नई और सुंदर चादर बिछाता है
और उस पे जानकी को बैठाने के लिए कहता है। तभी दिनकर की पत्नी शीला एक कुर्सी लेकर आती है और उसे सामने रख जानकी के लिए पानी और लड्डू से भरा प्लेट रख देती है। अरे ये सब नहीं खाना मुझे, मैं तो बस काम से आई हूँ। अरे रुकिए मालकिन, मैं बस पकोड़े बना रही हूँ। गर्मा गर्म पकोड़े और चाय खा के जाइए। अब अपनी बहू के मायके में पहली बार आई हो, बिना खाए जाने कैसे दे सकती हूँ। अरे मुझे सच में कुछ नहीं खाना है, दिनकर अपनी पत्नी को समझा ले, मैं घर जा रही हूँ। फिर भी शीला नहीं सुनती और जल्दी जल्दी चाय पकोड़े बनाने में लग जाती है और कुछ देर बाद ही चाय पकोड़े लेकर आती है, लेकिन जानकी उन्हें हाथ भी नहीं लगाती। अरे नहीं, मैं गरीबों के घर का नहीं खाती, ना जाने कैसे बर्तन होंगे, ठीक से धुले भी होंगे या नहीं। मालकिन, ये जो बर्तन है ना, ये नए लाए थे हम आपके लिए, ताकि कल को आप आओ तो हम आपको चाय नाश्ता दे सके साफ सुथरे बर्तन में। ये नए है मालकिन। अच्छा दिखावा कर लेते हैं तुम भी दिनकर। खैर चलती हूँ, घर पर सब मेरा खाने का इंतजार कर रहे होंगे। अरे रुकिए मालकिन, कुछ तो खा के जाइए। अब बिना मुंह झूठा किए जा रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या अब तेरे लिए यहाँ खाती रहूं? चलती हूँ। इनकी बेटी को अपने घर की बहू क्या बना लिया, दोनों ही मेरे सर पर नाच रहे हैं, भिखारी कहीं के। शीला और दिनकर को बहुत बुरा लगता है कि जानकी ने बिना कुछ खाए पिए इतना कुछ कह दिया और वहाँ से चली भी गई। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज जानकी के घर कुछ मेहमान आने वाले होते हैं, जिनके लिए जानकी अच्छी अच्छी चीज मंगवाती है। 2 बड़े अधिकारी आ रहे हैं, उनके लिए चाय पकोड़े मिठाई नमकीन बिस्कुट सब निकाल दे। और हाँ, उस कमरे का एसी भी ऑन कर दे, ताकि बेचारे आए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। क्या बात है, बाहर से आया अधिकारियों के लिए इतनी मेहमान नवाजी। कभी घर आए मेहमान को भी पूछ लिया कर जानकी, वरना जैसी तेरी हरकत है तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तू अपना मुंह बंद ही रख, जब भी बोलती है जहरी उगलती है, बिना फन वाली नागिन कहीं की। हाँ हाँ, मेरी बातें तो तुझे बुरी लगेगी ही। क्यों, सही कह रही हूँ ना। कल ही तुझे मैंने दिनकर के घर देखा था, बेचारा तेरे लिए इतना कुछ कर रहा था और तू तो वहाँ से ठुमक कर चली आई। अरे पैसे का होना सही है, लेकिन इतने अहंकार का होना सही नहीं है। बेचारों से जो होता है तेरे लिए वह सब करते हैं, लेकिन तू इतना पैसा होने के बाद भी घर आए मेहमान जो भगवान समान होते हैं उन्हें पूछती भी नहीं है। जानकी और लोगों के आने पर खूब तैयारियां करती है, उनके लिए अच्छे से मेहमान नवाजी करती, लेकिन गरीब घर की बहू लाई जानकी अपनी बहू के माँ बाप की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। जानकी को अपने पैसे पर बहुत अहंकार था, लेकिन एक रोज जानकी के घर वही 2 अधिकारी आते हैं जो कुछ दिन पहले आए थे और वो कहते हैं कि जानकी के पति रामकिशन ने जुए में अपना खेत और घर बेच दिया है। ये सुनकर जानकी के हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जो सच था वो सच था। देर शाम तक ही जानकी को वो घर खाली करना था। अब ऐसे में पूरा गांव जानकी के घर खाली करने और खेत खलियान बेचने पर हैरान हो रहे थे। अरे जानकी, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, इतना अहंकार सही नहीं। और तेरा पति तो पहले से ही बेवड़ा है, उसे गांव का सरपंच बनाकर लोगों ने बहुत गलत किया। खैर कोई बात नहीं। जानकी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपनी बहू के मायके जाने, और अब जानकी शर्मिंदगी से शीला और दिनकर के दरवाजे पर पहुंचती है तो वो लोग एक बार फिर से बहुत अच्छे से जानकी का स्वागत करते हैं। जानकी के साथ उसका बेटा और उसकी बहू भी थी। जानकी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि शीला जल्दी से हाथ से जानकी को पंखा करती है और दिनकर भी अपनी समधन के लिए खाने पीने के लिए लेकर आता है। समधन जी, चिंता मत कीजिए, आपके साथ जो भी गलत हुआ है ना, सब सही हो जाएगा, आपके पास वापस लौट आएगा। माता रानी लोगों के साथ सब अच्छा करती हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब भी आप लोग मेरे दरवाजे पर आए तो मैंने आप लोगों को जलील किया, लेकिन आज मैं आपके दरवाजे पर आई हूँ। आप लोग इतने प्यार और सम्मान से मेरी इज्जत कर रहे हैं जैसे मैं कोई भगवान हूँ। मुझे अपने पैसों का ज्यादा ही घमंड था जो अब टूट गया। मुझे माफ करना, मुझसे अनजाने में गलती हो गई थी। नहीं माँ जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इससे सब कुछ सबक मिला है, वही काफी है। जहाँ एक तरफ गरीब दिनकर के घर जो भी होता है वो गरीब अपने मेहमानों के लिए वो सब कर रहा था, लेकिन जब जानकी जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी वो अपने गरीब किसान समधी के दरवाजे पर आने से उसे जलील किया करती थी।
नीलम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक जंगल में कैंपिंग के लिए गई थी। रात ज्यादा और काफी घनी हो गई थी। सभी लोग जंगल में थके हारे अंदर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते काफी देर हो जाती है और आखिरकार उन्हें रुकने के लिए जंगल में एक खाली जगह मिल जाती है। थैंक गॉड, आखिरकार हमें एक खाली जगह मिल ही गई। हाँ यार, फाइनली अब हम यहाँ अपनी रात गुजारेंगे। इतना बोलकर अब नीलम और उसके तीनों दोस्त कुछ लकड़ियां जलाते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। वो सब बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक किताब पर जाती है। उस किताब पर मिट्टी और काफी धूल थी। उस अजीब सी दिखने वाली किताब को देखकर नीलम मानो उस किताब की तरफ मोहित हो जाती है और वो उस किताब को अपने पास ले आती है। जिसके बाद अब नीलम उस किताब को पढ़ती है। उस किताब को पढ़ते वक्त वो चारों उस किताब में मदहोश हो जाते हैं और देखते ही देखते वो उस किताब में चले जाते हैं। कॉलेज की छुट्टी के बाद रूबी को लाइब्रेरी जाना बहुत पसंद था। एक दिन ऐसे ही उससे एक द मिस्टीरियस स्टोरी नाम की एक बुक उसे मिलती है और वो उसे लाइब्रेरी के काउंटर पर जाकर इशू करवा लेती है। जब रूबी उसे पढ़ा करती तो वो किसी और ही दुनिया में खो जाया करती। ऐसे ही एक दिन उसके दोस्त लूसी और रघु उसके घर आते हैं। उनको भी द मिस्टीरियस स्टोरी किताब के बारे में वो बताती है, जिसे सुनकर रघु उसे बोलता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तू इतनी किताबें पढ़ कैसे लेती है। मैं अपने सिलेबस की किताबें पढ़ लूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुझे तो पता है ना कि किताबों में ही मेरी दुनिया है। ये किताब मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। कुछ दिनों के लिए मैं इसे भी पढ़ना चाहूंगी। हाँ हाँ जरूर। एक्चुअली मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि हम सब इन किताबों को एक साथ पढ़े और इसका मजा उठाएं। आई एम डैम श्योर कि तुम लोगों को ये किताबें बहुत अच्छी लगेंगी। रूबी इतना कहकर उस किताब को खोलती है। रूबी अब उस किताब को पढ़ते हुए आगे बढ़ती है। माना जाता है कि जिसने भी इस किताब को पढ़ा है वो एक अलग दुनिया में जा चुका है और उस दुनिया से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। इस किताब में फंसे लोग आज भी एक जिंदा लाश बन चुके हैं क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाए। बस इसलिए उनको ना तो मौत मिल पाई और ना ही जिंदगी। जैसे जैसे रूबी उस किताब को पढ़ती है वैसे वैसे उनके माहौल में एक अजीब सा बदलाव होने लगता है। वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो तीनों उन आवाजों को सुनकर कहीं मदहोश से हो जाते हैं। जब रघु को ये एहसास हुआ कि रूबी की किताब उन पर कोई जादू कर रही है तो उसने उस किताब को बंद करने के लिए कहा, रूबी तू किताब पढ़ना बंद कर, मुझे कुछ हो रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी किताब के सीन और कैरेक्टर मेरी आंखों के सामने है। मैं एक 3D मूवी देख रहा हूँ और मेरा सर घूम रहा है। एग्जैक्टली, मैं तुम्हें यही महसूस करवाना चाह रही थी। मुझे पता था तुम लोगों को भी वही फील होगा जो मुझे होता था इस किताब को पढ़कर। कहीं ये कोई जादुई किताब तो नहीं जिसको पढ़ते ही एक अलग सा नशा छा जाता है, हम नई दुनिया में चले जाते हैं। हाँ, मैंने भी कई कार्टून और मूवीज में देखा है कि बच्चे किताब पढ़ते पढ़ते उसके अंदर ही घुस जाते हैं और एक नई दुनिया में जाकर एडवेंचर करते हैं। कहीं ये वही किताब तो नहीं? वो तीनों अपना अपना दिमाग लगाकर उस किताब में छानबीन करने लगते हैं। रूबी उस किताब के पन्नों को इधर उधर पलटकर देखने लगती है और आखिर में उसे एक ऐसा पन्ना मिलता है जो कि बिल्कुल खाली था। उस पर एक बिंदु तक का निशान नहीं था। उस कोरे पन्ने पर जैसे ही रूबी अपना हाथ रखती है वो किताब में समा जाती है और ऐसा देखकर रूबी और लूसी डर जाते हैं। ये क्या हो गया? इस किताब ने तो रूबी को निगल लिया। हमें रूबी की मदद करने के लिए इस किताब में जाना होगा। पागल हो गई है क्या? अगर हम इस किताब में गए और कभी वापस नहीं आए तो? देख रघु, हमें अभी रूबी के बारे में सोचना चाहिए। हम दोनों भी यहाँ आने में उसके साथ हैं और तू हमारी दोस्ती को कैसे भूल सकता है? हमने वादा किया था कि हम जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे, चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो हम। इतना बोलकर अब लूसी और रघु भी उस कोरे पन्ने पर हाथ रखते हैं और उस किताब में समा जाते हैं। किताब की उस तरफ जब वो दोनों पहुँचते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। सभी पेड़ों पर मोमबत्तियां लटक रही थी। चारों ओर सिर्फ खंडर सा माहौल हो रखा था।
कि तभी पीछे से रूबी के चिल्लाने की वहाँ आवाज आती है। रघु, लूसी, क्या तुम यहाँ हो? जल्दी आओ यहाँ पर। रूबी की आवाज को सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और आवाज की तरफ भागने लगते हैं। वो भागते भागते रूबी के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि रूबी के सामने एक और नई दुनिया है, जहां पर कई तरह की रोशनी आ रही थी। वहां पर छोटी छोटी सी तितलियां उड़ भी रही थी। वो तितलियां काफी चमक रही थी। उस नई और चमकदार दुनिया को देखकर अब तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये क्या है? अभी हम जहाँ थे वहाँ का माहौल अलग है और यहाँ का अलग। आखिर इस किताब में है क्या? पता नहीं रघु, पर जो भी है ये किताब बहुत रहस्यमयी है। हमें इस किताब के और अंदर जाना होगा। और अगर हम वापस नहीं आ पाए तो? तब की तब देखेंगे। इतना बोलकर रूबी उस चमकती हुई दुनिया की तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगती है और उसके पीछे रघु और लूसी भी जाते हैं। वो तीनों आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर कुछ इंसानों पर पड़ती है, जो उस चकाचौंध रोशनी में इधर से उधर घूम रहे थे। उनको देखकर लूसी कहती है, ये क्या? आखिर ये लोग कौन हैं? देखने में तो हम जैसे लोग ही लग रहे हैं। कहीं ये वही लोग तो नहीं जो किताब में जिंदा लाश बने हुए हैं? उस किताब में ये भी लिखा था कि जो भी इस किताब में आया है वो वापस कभी अपनी दुनिया में नहीं लौट पाया है। मेरी मानो तो चलो यहाँ से। पर हम वापस जाए तो जाए कैसे? तुम्हें याद नहीं, इस जादुई किताब में लिखा था कि जो भी इस दुनिया में आएगा उसका वापस जा पाना मुमकिन नहीं है। लूसी, रघु, वापस जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसमें नामुमकिन भी नहीं दिखा। हमें चलते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपनी मंजिल यानी इस किताब के आखिरी पन्ने तक जरूर पहुंचेंगे। हर किताब का कंक्लूजन होता है, इस किताब का भी कहीं ना कहीं निष्कर्ष जरूर होगा। रूबी के बात से सहमत लूसी और रघु आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग एक गुफा की तरफ पहुंच जाते हैं। उस गुफा का मुख्य द्वार बंद था। उस गुफा को देखकर रूबी अपने दोस्त से कहती है, हमें हमारे घर वापस ले जाने का रास्ता तो नहीं है? रूबी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इस गुफा को देखकर तो लग रहा है जैसे ये बाहर जाने का रास्ता हो। कहीं ये उस किताब जिसका नाम द मिस्टीरियस स्टोरी का कंक्लूजन तो नहीं? जो भी है, अब यही किताब हमें हमारे घर का रास्ता दिखाएगी। पर हम इस गुफा के दरवाजे को खोलेंगे कैसे? इतना कहकर अब वो तीनों उस गुफा के द्वार को खोलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वो लोग इधर से उधर देख ही रहे थे कि तभी उनकी नजर गुफा की बगल की दीवार पर जाती है, जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। जो भी इस मंत्र को पढ़ेगा वो इस जादुई दुनिया से बाहर जा सकेगा, पर इस मंत्र को जो पढ़ेगा केवल वही इस जादुई किताब से जा पाएगा। यदि उस मनुष्य के साथी हैं तो उनको यहीं इसी दुनिया में रहना होगा। अब मंत्र को पढ़े, ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस जादुई किताबी दुनिया से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खुल जाए। ये क्या? इस मंत्र से तो केवल एक ही इंसान वापस जा पाएगा। तो चिंता मत कर, अगर यहाँ से बाहर जाएंगे तो तीनों जाएंगे। अब सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। तीनों अब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और तीनों एक साथ उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस जादुई किताबी दुनिया से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खुल जाए। अब जैसे ही वो तीनों वो मंत्र पढ़ते हैं, वैसे ही उस गुफा के द्वार पर एक तेज रोशनी आती है और उस रोशनी में वो तीनों गायब हो जाते हैं और वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। उनके आने के बाद लूसी उस किताब को बंद कर देती है। आज तो बाल बाल बचे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सही समय पर किताब से बाहर आ गए। अब हम तीनों वादा करते हैं कि आज से बल्कि अभी से हम इस किताब को कभी नहीं खोलेंगे। इतना कहकर वो तीनों उस किताब को दोबारा ना खोलने का डिसाइड कर लेते हैं, जिसके बाद रूबी उस किताब को अपनी अलमारी में लॉक करके रख देती है। हॉल में मंत्र और हवन के धुएं उठते देखकर रमा अपने कमरे से निकलकर आती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि रमा की बहू रिंकू आग जलाए पास में तंत्र मंत्र जैसी चीजें रखकर बैठी हुई थी। तभी रमा अपनी बहू रिंकू को कहती है, बहू ये सब क्या है? ये तो क्या कर रही है? ये देखकर रमा किचन में जाती है और एक जग पानी लाकर उस हवन कुंड में डाल देती है, जिससे कि आग बुझ जाती है। ये देखकर रिंकू रमा को कुछ न कहकर सामने देखकर कहती है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं कहती हूँ शांत हो जाओ। बहू ये तो क्या कर रही है?
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर हुआ क्या है तुझे? भूतेश्वरी मम वशे कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूतेश्वरी मम वशे कुरु कुरु स्वाहा। अब की बार तो रमा सीधे घर से बाहर भाग जाती है और अपनी पड़ोसन विमला को बुलाकर अपने घर मिलाती है। और जब तक रमा विमला को बुलाने जाती है तब तक रिंकू यहाँ सारे तामझाम हटा चुकी थी और विमला के साथ घबराई हुई हालत में रमा घर में आती है और विमला से कहती है, देख देख विमला, मेरी बहू ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ रही है और मेरे पूछने पर अजीब से इशारे भी कर रही है। कैसी बातें कर रही है रमा तू? यहाँ पर तो कुछ नहीं है और तेरी बहू तो किचन में चाय बना रही है। इतना सुनने के बाद रिंकू किचन से निकलकर विमला की तरफ आती है और रमा विमला के पीछे छुपते हुए विमला के कानों में कहती है, विमला मुझ पर विश्वास कर, अभी इसने जो हरकतें की हैं उसे देखकर तू भी डर जाती। ना जाने 10 मिनट में क्या हो गया। बहू चाय बना रही है तो 2 कप चाय और बना दियो, मेरे और रमा के लिए भी बना दियो, तब तक हम हॉल में बैठते हैं। नहीं नहीं बहू, हमें चाय पीने की कोई जरूरत नहीं है, हमें चाय नहीं पीनी। रिंकू ने किताब में पढ़ा था प्रेत आत्माओं को वश में करना, रिंकू वही कर रही थी। लेकिन जब तक रमा विमला को बुलाने जाती है तब तक रिंकू सब तामझाम हटा चुकी थी ताकि इसके बारे में किसी बाहर वाले को पता न चले। ये भी नियम का हिस्सा था। अगले दिन फिर से उसी समय रिंकू हवन जलाए मंत्र पढ़ रही थी और ये देखकर रमा दबे पांव घर से निकलने की कोशिश करती है। तभी रिंकू अपनी सास को कहती है, माँ जी, बाहर जाने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना लौटकर घर तो क्या स्वर्ग भी नहीं जा पाओगी। बहू तू कहना क्या चाहती है? क्यों ऐसे काम कर रही है? मुझे डर लग रहा है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें कभी नहीं देखी। माँ जी, मेरे पास आकर बैठ जाओ और ध्यान से मैं जो भी कहूँ वही करना। रमा डरती हुई अपनी बहू के बगल में बैठ जाती है और उसके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी बहू को झेल रही थी। और तभी गेट पर कोई आता है। रमा की सांसें अटक जाती है और रमा मन में सोचती है, चिल्ला दूं क्या? नहीं नहीं, कि ये मुझ पर ही आत्माएं न छोड़ दे। तभी बिजली वाला रिंकू से कहता है, मैडम जी, बिजली का बिल, वो थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बिजली का बिल लेने के बाद जैसे ही बिजली वाला पानी मांगता है, रिंकू दरवाजा बंद कर देती है, जिस पर बिजली वाला खुद से कहने लगता है, बड़ी अजीब औरत है, प्यासे को पानी तक नहीं पिला रही, नर्क जाएगी नर्क। अब मंत्र और आत्मा बुलाने की विधि समाप्त होने के बाद रिंकू अपनी सास को कहती है, माँ जी, वो क्या है ना, कल रात मेरे सपने में दादी जी आई थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने गहने कहीं छुपा कर रखे हैं, लेकिन कहाँ ये मुझे पता नहीं चला। तब तक तो मेरी नींद ही टूट गई। अब मुझे आत्माओं को बुलाने का मंत्र मिला है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि दादी जी मेरी इस पूजा पाठ से खुश हो जाएं। क्या का बहू, तू मेरी सास को बुला रही है? और भला उसके पास कहाँ से कोई जेवर जेवरात आने वाले हैं? वो तो खुद मुझे गहनों के नाम पर सोने का पानी चढ़ाए आर्टिफिशियल गहने देकर मरी है। वो मेरे लिए जो रखे थे इसलिए आपके हाथ नहीं लगे होंगे, लेकिन मैं दादी जी को बुलाकर पूछ कर ही रहूंगी कि आखिर वो गहने कहाँ हैं। अब देर शाम रमा जैसे ही घर से निकलती है और विमला के घर जाती है, विमला से घबरा कर कहती है, विमला, मैं तुझे बुलाने आ रही थी, दोपहर का समय था और मेरी बहू कल की तरह ही आत्मा को बुला रही है, वो भी मेरी सास की आत्मा को। लेकिन जैसे ही घर से निकलने लगी, ना जाने उसे कैसे पता चल गया और उसने मुझे आने ही नहीं दिया। कैसी बातें कर रही है? तेरी बहू भला आत्मा को क्यों बुलाएगी? ऐसा क्या चक्कर है? और तो और उसने ये भी कहा कि अगर ये बात मैं तुझे बताऊंगी तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं गिर जाऊंगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है। इतना कहने के बाद जैसे ही रमा विमला के दरवाजे से निकलती है, वो विमला की सीढ़ियों पर लड़खड़ा कर गिर जाती है और उसके बाद रमा का हाथ ही टूट जाता है और विमला और रमा दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। हालांकि रमा को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां विमला भी मौजूद थी और विमला रमा से कहती है, लेकिन मुझे तेरे इन सभी लफड़ों में नहीं फंसना। तेरी बहू जिन भी आत्माओं को बुलाती है वो तू जान और तेरी बहू जाने। तेरी बहू सही कह रही थी, देख तेरे साथ क्या हुआ। तू भी मेरा साथ छोड़ देगी तो मेरा साथ कौन देगा? और अब तो मेरा हाथ भी टूट गया, मैं क्या करूंगी? वो तो मुझे कभी भी किसी भी दिन बलि का बकरा बना देगी। अब अगले दिन हर रोज की तरह फिर से रिंकू आत्मा को बुलाते हुए कहती है, तंत्र मंत्र सफल रहे, दादी की आत्मा अमर रहे, आप जहाँ भी हो मेरे सामने आ जाओ, मेरे शरीर में समा जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। रिंकू ये सब बोल ही रही थी कि तभी पास बैठी रमा अचानक हिलने लग जाती है
और अपने शरीर को जोर जोर से हिलाने लगती है। बाल खोलकर अपने बालों को आगे की तरफ घुमाने लगती है। ये देखकर रिंकू तुरंत पीछे हो जाती है और रमा रिंकू से कहती है, बोल बहू, मैं आ गई। तुझे क्या चाहिए? तूने मुझे यहाँ बुलाया है, जल्दी बोल बहू। जी दादी जी, मुझे उस गहने के बारे में बताओ जिसके बारे में आपने मुझे सपने में सतर्क किया था। लालच बुरी बला है बहू। ये गहने तो मैंने अपनी बहू रमा को भी नहीं दिए, लेकिन मैं अपने पोते से बहुत प्यार करती हूँ। पर ये गहने तुझे आसानी से नहीं मिलेंगे। आप जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस आप एक बार कहे तो दादी जी, करना क्या है? ये राज मैं रमा के अंदर छोड़कर जा रही हूँ। उसे मना सके तो मना लियो, जो रमा कहे वो सब मान। और इस गहने के बारे में रमा से पूछ। मैं चलती हूँ। इतना बोलने के बाद अब रमा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद रिंकू अपनी सांस को होश में लाने के लिए अपनी सांस के मुंह पर पानी की छींटे मारती है और रमा होश में आते ही कहती है, बहू, मैं कहाँ हूँ? कोई आत्मा आई थी क्या, या कोई भूत प्रेत जो मेरे अंदर घुस गया हो? मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। नहीं नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं हुआ। चलो मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। इतना कहने के बाद रिंकू अपनी सास को उसके कमरे तक ले जाती है और कई दिनों तक अपनी सास की सेवा करती है। जिसके बाद रिंकू एक रोज दोपहर के समय अपनी सास से कहती है, दादी जी बताइए ना, गहने कहाँ हैं? आपने कहा था मैं बताऊंगी। कौन से गहने की बात कर रही है बहू तू? और तूने मुझे दादी क्यों कहा? ठीक तो है ना तू? माँ जी, ये कह रही थी मैं कि आपकी माँ जी ने जो आपको गहने दिए थे वो कहाँ हैं? स्टोर रूम में जा और स्टोर रूम में तुझे एक पोटली मिलेगी जिसमें कई सारे गहने हैं जो तेरे हुए। अब रिंकू इतना सुनकर सीधे रूम में जाती है और वहाँ उसे सोने के झुमके, गले की चैन, कंगन, पायल एक पोटली में बंधी हुई मिलती है। जिसे पाकर रिंकू बहुत खुश होती है और अपनी सास रमा से कहती है, देखा मेरे आत्मा बुलाने की शक्ति कितनी तेज थी, लेकिन अगर मैंने अब आत्मा को बुलाया तो वो मुझे ही मार डालेगी। ऐसा दादी जी ने भी कहा था, और जिस काम के लिए मैंने दादी जी को बुलाया था वो काम तो सफल हो ही गया। हालांकि ये रमा और विमला की सोची समझी साजिश थी। रमा पर कोई भूत प्रेत या आत्मा नहीं आई थी, बल्कि वो अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रही थी और रिंकू को सबक मिल भी जाता है।